दोस्तों, ये कहानी है 30 साल के एक वर्जिन आदमी की, जो वर्जिन इसीलिए रहा क्योंकि उसने सुना था कि जो लोग 30 साल तक वर्जिन रहते हैं वो मैजिक का यूज कर पाते हैं। लेकिन 30 साल का होने के बाद भी वो मैजिक का यूज नहीं कर पाता और इसी गम में हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। फिर वो एक अलग दुनिया में रीइंकार्नेट होता है। लेकिन उसकी किस्मत तो देखो, इस दुनिया में भी मैजिक नहीं है। लेकिन वो हार नहीं मानता और कहीं ना कहीं से मैजिक के सुराग इस दूसरी दुनिया में ढूंढने लगता है। तो क्या वो कभी मैजिक का यूज कर पाएगा? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक अलग ही दुनिया का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो घोड़ा गाड़ी से अपने माता पिता को आते हुए देख बहुत खुश हो जाती है। ये दोनों आते ही पूछते हैं, मैरी, कहीं तुम्हें हमारे बिना अकेले डर तो नहीं लग रहा था? मैरी कहती है, नहीं, क्योंकि रोज मेरे साथ थी। जिसके बाद मैरी अपने छोटे भाई को देखती है। उसकी माँ ने कुछ वक्त पहले ही एक लड़के को जन्म दिया है। ये है मैरी का छोटा भाई शियोन। तभी शियोन मैरी को देख उसकी ओर अपने हाथ बढ़ाता है। यहाँ मैरी को शियोन बहुत ही प्यारा लगता है, इसीलिए वो उसे किस कर लेती है। शियोन उसे ताकता ही रह जाता है, जिसके बाद वो मुस्कुरा कर कहती है, शियोन, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। और फिर सीधे 3 साल गुजर जाते हैं। मैरी भागते हुए आती है और कहती है, मैं जीत गई। और जब शियोन वहाँ पहुँचता है तब तक वो काफी थक चुका था। वो कहता है, आप तो बहुत तेज हो दीदी। मैरी कहती है, आखिर हूँ भी क्यों ना, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तभी उनके पिता वहाँ आते हैं, सो मैरी भागकर उनके पास चली जाती है। शियोन कहता है, मेरी दीदी में कितनी ज्यादा एनर्जी है। तभी मैरी के पिता कहते हैं, सच में तुम तो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो मैरी। वो कहती है, हाँ, सब लोग मुझसे यही कहते हैं। और तभी शियोन को वहाँ देख उसके पिता कहते हैं, तो शियोन, तुम हमेशा की तरह डिपेंडेबल लग रहे हो। अपने पिता की ये बात सुन मैरी सोचती है कि हाँ, ये बात तो सच है कि शियोन बहुत ही ज्यादा डिपेंडेबल है। वो बिस्तर गीला नहीं करता, माँ की भी मदद करता है और कई बार मैंने उसे बड़ों की तरह परेशान होते हुए भी देखा है। और भले ही शियोन सबके सामने ऐसे ही मुस्कुराता रहता हो, लेकिन मैरी ने छुप छुप कर शियोन को अजीब से शब्दों का उच्चारण करते हुए देखा है, जैसे फायर बॉल, आइस स्टॉर्म, थंडरबोल्ट। और जब मैरी उससे जाकर पूछती है कि वो क्या कर रहा था, तब वो कहता है, कुछ नहीं। प्रेजेंट में मैरी मन में कहती है, ये शियोन भी मुझसे बहुत सारी बातें छुपाता है। अब रात के वक्त हम इन सभी को डिनर करते हुए देखते हैं। लेकिन तभी शियोन खड़ा होकर अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, क्या इस दुनिया में मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं? वो कहते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं। इसीलिए सभी बच्चों को जवान होने तक घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। और अगर कभी तुम्हें मॉन्स्टर दिखाई दे जाए तो वहाँ से तुरंत भागो। साथ ही दोस्तों, इस दुनिया में स्पिरिट्स का तो नहीं पता, लेकिन फेरीज जरूर एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन उनका मिल पाना बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। आखिर में शियोन पूछता है, क्या इस दुनिया में मैजिक भी एग्जिस्ट करता है? वो कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो ये मैजिक वर्ड ही पहली बार सुना है। शियोन कहता है, हो सकता है कि आपको इस चीज के बारे में पता ना हो। वो कहते हैं, हाँ, ऐसी भी चीजें हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन जितनी जानकारी मुझे है उसके अनुसार मैजिक जैसा वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। वैसे शियोन, तुमने मॉन्स्टर्स, फेयरीज और इस मैजिक के बारे में कहाँ से सीखा? तभी मैरी शियोन से पूछती है, तुम ठीक तो हो ना शियोन? वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन इसके बाद वो जरा उदास हो जाता है और फिर उसने कभी भी मैजिक की कोई बात नहीं की। फिर से 3 साल गुजरते हैं और हम देखते हैं कि शियोन बुक पढ़ रहा है और जो मैरी है वो तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही है एक वुडन स्वॉर्ड के साथ। काफी देर प्रैक्टिस करने के बाद वो शियोन के बगल में आकर बैठ जाती है। लेकिन शियोन पूछता है, आप इतनी प्रैक्टिस क्यों करते हो? वो कहती है, क्योंकि अगर कभी कुछ होता है तब मैं चीजों को संभाल पाऊँ। मान लो अगर मॉन्स्टर्स अचानक ही हमारे सामने आ गए तो? और मुझे लगता है कि मेरी फाइटिंग स्किल्स काफी अच्छी हैं, इनसे मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और अगर मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया तब जरूरत के वक्त पर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। शियोन कहता है, आप ये सब मेरे लिए कर रहे हो? वो कहती है, हाँ, मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट तो नहीं हूँ, लेकिन फिजिकल वर्क में मैं बेहतर हूँ। और यहाँ शियोन अपनी बहन को देखता रह जाता है। अब शाम के वक्त एक झील किनारे हम फिर से मैरी को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। यहाँ एक और लड़की है, इसका नाम रोज है। ये मैरी से पूछती है, तुम दिन भर यही करती रहती हो, तुम बोर नहीं होती? और तुम्हारा छोटा भाई, वो हमेशा की तरह घर में बैठकर पढ़ रहा होगा, है ना? तुम दोनों भाई बहन कितने अजीब हो। दोस्तों, तभी हम मैरी को थोड़ा निराश देखते हैं। उसने रातों में भी शियोन को बहुत फोकस के साथ पढ़ते हुए देखा है और वो समझती है कि आखिर क्यों शियोन इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है। भले ही उस दिन के बाद शियोन ने उन चीजों से रिलेटेड
कभी कोई बात नहीं की, लेकिन आज भी वो कड़ी मेहनत कर रहा है। और तभी अचानक ये दोनों देखती हैं कि सामने की झील में कुछ चमक रहा है और ये देख मैरी हैरान हो जाती है। अगले दिन वो शियोन को उसी जगह पर लेकर जाने लगती है। शियोन कहता है, दीदी माँ ने हमें घर से ज्यादा दूर जाने के लिए मना किया है। सो मैरी कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। अब शाम के वक्त हम इन दोनों को उसी झील किनारे बैठे हुए देखते हैं। शियोन कहता है, माँ हम पर गुस्सा करेंगी। वो कहती है, हाँ वो करेंगी तो, लेकिन यहाँ पर आना वर्थ इट होगा। एंड अगले सीन में ये देखते हैं कि झील के अंदर से लाइट निकलने लगी है, जो देख शियोन हैरान हो जाता है। मैरी बताती है कि हर शाम इस झील से ऐसी ही रोशनी निकलती है और जब सबसे पहले मैरी ने ये चीज देखी थी वो अपने माता पिता को यहाँ लेकर आई, लेकिन ताज्जुब की बात ये हुई कि उन दोनों को ही ये रोशनी दिखाई नहीं दी। और इसी बात ने मुझे परेशान किया कि आखिर उन दोनों को ये दिखाई क्यों नहीं दे रही, लेकिन तुम भी इसे देख पा रहे हो, जिसका मतलब ये कुछ लोगों को दिखाई देती है और कुछ को नहीं। वैसे सच कहूँ तो ये बिल्कुल मैजिक की तरह है ना? वही मैजिक जिसके बारे में तुमने कहा था। शियोन कहता है, आपको अब तक याद है? मैरी कहती है, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन ये बात तुमने कही थी, इसीलिए हाँ बिल्कुल मुझे याद है। लेकिन भैया ये बात सुन शियोन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। सो मैरी उसे शांत करती है और इसके बाद पूछती है, अब तुम उदास तो नहीं हो ना? वो कहता है, नहीं, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो बात सुन मैरी खुश हो जाती है, जिसके बाद ये दोनों झील की ओर देखते हैं। और फिर अगले दिन सुबह होते ही ये दोनों बहुत जल्दी ब्रेकफास्ट करके यहाँ से चले जाते हैं। इनके माता पिता को तो कुछ समझ ही नहीं आता, जिसके बाद हमें उसी झील का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर ये दोनों मछली पकड़ने के लिए आए हैं। लेकिन दौड़कर आने की वजह से शियोन बहुत ज्यादा थक चुका है। वैसे ये दोनों काफी सुबह सुबह आ चुके हैं, इसीलिए आज इनके पास काफी सारा टाइम है। और हमें पता चलता है कि शियोन इस झील को इन्वेस्टिगेट करने आया है कि शाम के वक्त वो लाइट बॉल्स कहाँ से आती हैं। मैरी कहती है, वो तो झील में से आती हैं। शियोन कहता है, हाँ पर शायद झील में कोई चीज है जिसके अंदर से वो लाइट बॉल्स आती हैं। मैरी कहती है, मुझे कुछ ज्यादा समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन तुम कह रहे हो तो सही होगा। वैसे अब हम क्या करने वाले हैं? शियोन कहता है, हम जो बाल्टियां लेकर आए हैं सबसे पहले हम उन्हें झील के पानी से भर देंगे, जिसके बाद हम एक में मिट्टी और पत्थर डालेंगे, दूसरे में वाटर प्लांट्स और तीसरे में मछलियाँ। मैरी कहती है, मुझे नहीं पता इससे होगा क्या, लेकिन तुमने कहा है तो मैं ये करूंगी। जिसके बाद ये दोनों एक बाल्टी में वाटर प्लांट्स डाल देते हैं, दूसरे में पत्थर और तीसरे में सिर्फ पानी होता है, क्योंकि मछलियाँ तो अभी इन्हें पकड़ना बाकी है। लेकिन तभी शियोन कहता है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ जो आप यहाँ मेरे साथ हो। मैरी कहती है, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ रहूंगी, आखिर मैं तुम्हारी बहन जो हूँ। शियोन कहता है, मेरे लिए इतना करने के लिए शुक्रिया। वो कहती है, तुम उदास थे इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की, बस। और इसके अलावा मैं भी देखना चाहती थी कि मैजिक जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। लेकिन अगर मैजिक इस दुनिया में सच में एग्जिस्ट करता है तो ये कितनी अच्छी बात है ना? जिसके बाद हम देखते हैं कि मैरी के कांटे में एक मछली फंस जाती है, जिसके बाद ये उस मछली को उस तीसरी बाल्टी में डाल देते हैं। ये एक ईट एंड ट्राउट नाम की मछली होती है और ये हर जगह पाई जाती है। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन होती है। तभी वहाँ रोज आकर कहती है, मैरी तुम यहाँ क्या कर रही हो और क्या ये तुम्हारा छोटा भाई है? वो कहती है, हाँ इसका नाम शियोन है। जिसके बाद रोज भी शियोन को अपना इंट्रोडक्शन देती है, मेरा नाम रोज है और मैं इस दुनिया के सूखे रेगिस्तान में बेशकीमती फूल हूँ। मैरी कहती है, अरे ये बकवास कर रही है, ये हमारी तरह बस एक मामूली सी लड़की है। रोज कहती है, क्या यार मजाक किरकिरा कर दिया, वैसे क्या कर रहे हो यहाँ तुम दोनों? रोज कहती है, हम मछली पकड़ रहे हैं। और इसके अलावा शियोन को भी झील के अंदर से वो लाइट बॉल्स आती हुई दिखाई दे रही थी। रोज कहती है, क्या ये सच है शियोन? वो कहता है, हाँ। इसके बाद हमें पता चलता है कि रोज भी यहाँ पर उन्हीं लाइट बॉल्स को देखने के लिए आई है, क्योंकि वो नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है। जिसके बाद शियोन रोज से पूछता है, क्या तुम जानती हो कि वो लाइट बॉल्स क्या हैं और वो किस चीज से निकलती हैं? रोज कहती है, नहीं। लेकिन यहाँ पर शियोन रोज के कुछ ज्यादा ही करीब आ जाता है, जो देख मैरी को अच्छा नहीं लगता। अब शाम के वक्त हम देखते हैं कि झील में से वो लाइट बॉल्स निकलना शुरू हो गई हैं। रोज तो मस्त मछली पकड़ रही है, पर ये दोनों उन बाल्टियों में देख रहे हैं कि किस चीज से लाइट निकलती है, मछली में से या पानी में मौजूद पौधों में से या पानी के पत्थर और मिट्टी में से। लेकिन लाइट नहीं निकलती। शियोन पूछता है, क्या इस झील में ईट एंड ट्राउट के अलावा भी और जीव रहते हैं? मैरी कहती है, हाँ रहते तो हैं। रोज कहती है, लेकिन ऐसे तो झील में बहुत सारी चीजें रहती हैं,
क्या तुम उन सभी को पकड़ोगे? अब इसीलिए शियोन के दिमाग में आइडिया आता है। वो अपने कपड़े उतारकर झील में जाने लगता है। मैरी को शियोन की इतनी चिंता हो रही थी कि वो भी अपने कपड़े उतारने लगती है झील में उसके साथ जाने के लिए, जिसके बाद वो शियोन के पास आ जाती है और इसके बाद ये दोनों झील के अंदर से उन लाइट बॉल्स को आते हुए देखने लगते हैं। तभी शियोन एक लाइट बॉल को छूकर देखता है। ये गर्म होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, इसीलिए मैरी भी एक लाइट बॉल छूकर देखती है। जिसके बाद शियोन पानी के अंदर देखने की कोशिश करता है लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि पानी थोड़ा मैला होता है। लेकिन शियोन इतना तो समझ जाता है कि ये लाइट बॉल्स पानी के अंदर मौजूद किसी चीज में से आ रही हैं। लेकिन वो चीज कोई पौधा नहीं है बल्कि कोई लिविंग क्रिएचर है जो चलता फिरता रहता है, क्योंकि ये लाइट बॉल्स अलग अलग जगहों से निकल रही हैं, ना कि एक सीधी रेखा में। लेकिन हाँ, किसी को नहीं पता कि वो क्रिएचर क्या है। जिसके बाद कपड़े पहनकर शियोन कहता है, शुक्रिया दीदी, आपने मेरी इतनी मदद की। मैरी कहती है, हम एक परिवार हैं, तुम्हें हर एक चीज के लिए मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। शियोन कहता है, भले ही हम परिवार हूँ लेकिन आपके प्रति जो मैं फीलिंग्स रखता हूँ उन्हें आपको बताना बहुत जरूरी है। तभी हम देखते हैं कि रोज एक फीमेल ईटर्न ट्राउट पकड़ के लाती है और हमें पता चलता है कि जो फीमेल ईटर्न ट्राउट हैं उन्हें पकड़ना काफी मुश्किल होता है क्योंकि वो पानी में गहराई में रहती हैं। लेकिन अभी मीटिंग सीजन चल रहा है, इसीलिए फीमेल ट्राउट मछलियाँ पानी की उस सतह तक आती हैं जहाँ पर मेल ट्राउट होती हैं। ये तीनों उन मछलियों को देखने लगते हैं लेकिन तभी अचानक इनके सामने रोशनी प्रकट होती है। ये तीनों देखते हैं कि ये लाइट बॉल्स मेल और फीमेल दोनों ईटर्न ट्राउट मछलियों में से निकल रहे हैं और ये नजारा काफी खूबसूरत होता है। तभी शियोन कहता है, अच्छा तो ये बात है, ये एक कोर्टिंग बिहेवियर है। ये लाइट बॉल्स ईटर्न ट्राउट मछलियों के कोर्टशिप डिस्प्ले हैं, यानी कि वो तरीका जिससे एक मेल फीमेल से कहता है, हे मुझसे शादी करके एक नया परिवार बसाओगी। जो सुन मैरी कहती है, तब तो मुझे और शियोन को इस कोर्टशिप बिहेवियर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हम दोनों तो पहले से ही एक परिवार हैं और क्योंकि शियोन एक लड़का है और मैं एक लड़की हूँ तो आने वाले वक्त में मैं भी बच्चे पैदा करूंगी। शियोन कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, सिबलिंग्स के बीच शादी नहीं होती। मैरी पूछती है, क्यों, तुम मुझसे प्यार नहीं करते शियोन? वो कहता है, हाँ बिल्कुल मैं करता हूँ। लेकिन अगले दिन जब यही बात मैरी अपनी माँ से कहती है कि उसे शियोन से शादी करनी है, तब उसकी माँ उसे डांट देती है। इसीलिए मैरी कहती है, क्या मैं जो कह रही हूँ वो इतना गलत है? मैं तो बस हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ शियोन। शियोन कहता है, मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूँ लेकिन इसके लिए हमें शादी करने की जरूरत नहीं है। मैरी कहती है, लेकिन शादी करना जरूरी है वरना आगे चल के हम दोनों की शादी ही अलग अलग लोगों से हो जाएगी और फिर मैं तुम्हारे साथ कैसे रह पाऊंगी। जो सुन शियोन कहता है, तो फिर मैं शादी ही नहीं करूंगा। मैरी कहती है, लेकिन इससे तो पापा को दिक्कत हो जाएगी। वो कहता है, जब बात वारिस की आएगी तब मैं किसी को अडॉप्ट कर लूंगा बस। लेकिन यहाँ मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ और भले ही इस वक्त मैं एक बच्चा हूँ लेकिन मैं आपसे ये वादा कर सकता हूँ क्योंकि आपसे दूर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो और मुझे यकीन है कि एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ। शियोन की ये बातें सुन मैरी रोने लगती है। यहाँ इन दोनों के इमोशंस एक दूसरे से जुड़ते हैं और अचानक ही लाइट निकलने लगती है। हम देखते हैं कि असल में ये पावर शियोन की बॉडी में से निकल रही है। शियोन की बॉडी ग्लो कर रही है लेकिन ऐसा बस कुछ वक्त के लिए होता है। शियोन कहता है, ये तो मैजिकल एनर्जी थी। उसे याद आता है कि जब वो तालाब में गया था तब वो उन लाइट बॉल्स के बहुत ज्यादा करीब था और उसी टाइम पर वो मैजिकल एनर्जी शियोन की बॉडी में चली गई। और जब शियोन ने मैरी के सामने ये जताया कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और कभी शादी नहीं करेगा, तो ये एक कन्फेशन था। और ये बात सुनकर मैरी शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। और अब शियोन सोचता है, मैजिकल एनर्जी, हाँ मैजिक अब तक इस दुनिया में इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करता था क्योंकि मैजिक को यूज करने की टेक्निक्स अब तक इन्वेंट ही नहीं हुई थी। लेकिन अब आएगा कहानी में मजा और यहाँ से होगी मेरी असल कहानी शुरू। मैं इस दुनिया में रीइंकार्नेट हुआ हूँ और मैं ही इस दुनिया में मैजिक की शुरुआत करूंगा, मैजिक को बनाकर। और दोस्तों यही एपिसोड 1 एंड होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में एक अंधेरे कमरे में हम एक आदमी को बैठे हुए देखते हैं। ये आदमी काउंटिंग कर रहा था और आज रात के 12 बजते ही खुशी के मारे ये आदमी चिल्ला पड़ता है क्योंकि अब ये 30 साल का हो गया है और जो लोग 30 साल की उम्र में भी वर्जिन होते हैं वो विजार्ड बन जाते हैं, यानी कि वो मैजिक का यूज करने लगते हैं।
साथ ही हम देखते हैं कि इस लड़के के कमरे में काफी सारे पोशंस और काफी सारी किताबें होती हैं मैजिक से रिलेटेड। जिसके बाद ये लड़का मैजिक का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन होता कुछ नहीं। इसी तरह वो कई बार मैजिक का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। जिसके बाद वो एक सीक्रेट बुक उठाता है और उस बुक में मॉन्स्टर्स को सम्मन करने का स्पेल पढ़ने लगता है, लेकिन भाई इससे भी कुछ नहीं होता। और क्योंकि वो इतना ज्यादा चिल्ला रहा था, इस वजह से उसके पड़ोसी गुस्सा होने लगते हैं और इसे माफी मांगनी पड़ती है। जिसके बाद ये बेचारा उदास होकर बैठ जाता है। इस दुनिया में मैजिक जैसी कोई चीज नहीं है, आखिर मैं 30 साल तक वर्जिन क्यों रहा। जिसके बाद बेचारा निराश होकर सोने के लिए जाने लगता है, क्योंकि कल सुबह उसे काम पर भी जाना है। लेकिन तभी अचानक उसके दिल में बहुत तेज दर्द होने लगता है। वो वहीं घुटनों के बल गिर जाता है। इस लड़के ने अपनी बुक पर लिख रखा था, चाहे कुछ हो जाए मैं एक जादूगर बनूंगा। और अब आखिर में वो लड़का कहता है, मैं मरना नहीं चाहता। और तभी उसकी मौत हो जाती है। फिर उसकी नजरों के सामने उसकी पूरी जिंदगी का रिपीट टेलीकास्ट होता है। उसने शुरुआत से कोई दोस्त नहीं बनाए, वो सिर्फ मैजिक की रिसर्च करता और मैजिक के बारे में ही पढ़ता। उसने सुना था कि जो लोग 30 साल की उम्र तक वर्जिन रहते हैं वो मैजिक का यूज करने लगते हैं, इसीलिए मैं अब तक वर्जिन रहा। लेकिन कहीं ना कहीं मैं शुरुआत से ही ये जानता था कि मैजिक जैसी कोई चीज इस दुनिया में मुमकिन नहीं है। लेकिन तभी उसकी आत्मा को एक नया रूप मिलता है जो छोटा होता है, और वो होता है शियोन। और अब प्रेजेंट में जब शियोन के पिता ने उसे बताया कि इस दुनिया में कोई मैजिक नहीं है, तब उसने मैजिक के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। उसने कभी हार नहीं मानी, वो लगातार कोशिश करता रहा। लेकिन उसने जितना ज्यादा इस दुनिया के बारे में और जाना समझा, उतना ही उसे इस बात का एहसास होता गया कि सच में इस दुनिया में कोई मैजिक नहीं है। और अब वो 6 साल का हो गया है और अब जाकर उसे एक नई उम्मीद दिखी है। जिसके बाद शियोन यहाँ पर भी मैजिक यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से कुछ नहीं होता। शियोन को अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं है कि इस दुनिया में मैजिक एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। लेकिन तभी मैरी उसके कमरे में आती है। वो कहता है, आपको दरवाजा खटखटा कर आना चाहिए। मैरी कहती है, ओ तो अब तुम्हें शर्म आने लगी है। शियोन मन में कहता है, अभी नहीं आती, लेकिन कभी तो आएगी। जिसके बाद मैरी कहती है, चलो स्नैक टाइम हो गया है। लेकिन तभी शियोन मैरी को अपने पास बैठने के लिए बुलाता है। जिसके बाद मैरी उसके पास आकर बैठ जाती है और अगले ही पल में शियोन कहता है, दीदी आई लव यू। उसकी ये बात सुन मैरी बहुत शर्माने लगती है। लेकिन तभी अचानक फिर से शियोन की बॉडी ग्लो करती है। शियोन कहता है, मैंने सही सोचा था, जब मैंने प्यार का इजहार किया तब ये मैजिकल एनर्जी एक्टिवेट हो गई। लेकिन क्या इसका मतलब जब भी मुझे मैजिकल पावर को एक्टिवेट करना होगा मुझे ऐसे ही प्रपोज करना होगा? नहीं यार, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तभी वो देखता है कि मैरी उसकी ओर गुस्से में देख रही है। जिसके बाद वो उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम मेरा इस्तेमाल किसी खिलौने की तरह कर रहे हो, है ना? तुमने अभी अभी मुझसे झूठ कहा। शियोन कहता है, नहीं वो सच था। मैरी शर्माते हुए कहती है, तुम सच कह रहे हो? शियोन सोचता है, अरे ये तो बहुत जल्दी मान गई। फिर मैरी कहती है, अगर तुम सच कह रहे हो तब मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। वैसे क्या तुम्हें इस मैजिक के बारे में कुछ और पता चला? वो कहता है, अभी तो देखकर ये लगता है कि जब भी मैं अपनी फीलिंग्स को जाहिर करूंगा तब मेरी मैजिकल पावर रिलीज होगी। लेकिन साथ ही मैं कुछ और ट्राई भी करना चाहता हूँ। जब भी मैं अपनी फीलिंग्स को जाहिर करता हूँ मैं उन फीलिंग्स को बेहतर तरीके से समझ पाता हूँ। यानी दूसरे शब्दों में मुझे अपने इमोशंस को और अच्छे से समझना होगा। जिसके बाद शियोन थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करता है एंड फिर से उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है। मैरी कहती है, अरे तुम तो ग्लो कर रहे हो। खुश होकर शियोन कहता है, मैंने कर दिया, लेकिन हाँ मैं अपनी बॉडी को सिर्फ ग्लो ही कर पाता हूँ अभी। मैरी कहती है, तुम अपनी बॉडी को ग्लो कर सकते हो, ये तो बहुत अमेजिंग है। शियोन मन में कहता है, हाँ मेरी बॉडी ग्लो हुई, लेकिन अब मुझे और भी चीजें सीखनी होंगी ताकि मैं इस दुनिया में मैजिक को क्रिएट कर पाऊं। आप देखो भाई लोग, इस चीज को समझना बहुत आसान है। एग्जाम्पल के लिए एक इलेक्ट्रिक ईल में इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स होते हैं जो आसपास की इलेक्ट्रिक फील्ड्स को सेंस कर सकते हैं। साथ ही उनकी बॉडी में एक स्पेशल इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बिल्कुल इसी तरह इस दुनिया के इंसानों में भी कोई ऐसा ऑर्गन है जिससे वो मैजिक को सेंस कर सकते हैं, साथ ही उसे प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। और इस वक्त मैजिकल एनर्जी रिलीज होने की कंडीशन है मैजिकली चार्ज्ड स्टेट, और ये नाम इसे मैंने दिया है। और यही सोचते हुए शियोन बड़े अजीब ढंग से हंस रहा था
मैरी कहती है, अरे तुम इस तरह से हंसते हुए बड़े अजीब लग रहे हो, लेकिन आज मैंने पहली बार तुम्हें इतना ज्यादा खुश देखा है। और यही देखकर मैरी भी खुश हो रही थी। अब ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है और इस 1 महीने में शियोन ने कुछ चीजें सीखी हैं। पहला, मैजिकली चार्ज स्टेट को अचीव करने के लिए एक सर्टेन लेवल के पावरफुल इमोशन की जरूरत होती है, लेकिन फिर दिक्कत आती है उस इमोशन को उसी पावरफुल लेवल में मेंटेन करने में। दूसरा, एक ही दिन में आप कितनी बार मैजिकली चार्ज स्टेट को अचीव कर सकते हो, ये भी लिमिटेड है, क्योंकि काफी ज्यादा मैजिकल पावर यूज करने के बाद आपकी बॉडी इतनी थक जाएगी कि आपसे उठा तक नहीं जाएगा। और तीसरा, अगर इस बार आपने अपनी पूरी मैजिकल पावर को एक साथ लिमिट तक पुश कर दिया तो अगली बार आपकी मैजिकल पावर यूज करने की कैपेसिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी। एंड फोर्थ, बिल्कुल उन मैजिकल लाइट बॉल्स की तरह एक मैजिकली चार्ज्ड स्टेट को भी वो लोग नहीं देख सकते जिनमें मैजिकल एनर्जी यूज करने का पोटेंशियल नहीं होता, और जिन लोगों में इस मैजिकल एनर्जी को देखने का पोटेंशियल होता है वो इसकी गर्माहट भी महसूस कर सकते हैं। और पांचवा, जो शियोन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है कि वो मैजिक लाइट बॉल्स को नहीं बना सकता, और शायद ऐसा इस वजह से है कि एक पर्सन कितनी मैजिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है उसकी एक लिमिट है, और शायद जितनी मैजिकल एनर्जी शियोन के पास है उससे वो अपनी बॉडी को सिर्फ ग्लो ही कर सकता है। 1 मिनट, इसका मतलब कि उसमें एक मछली से भी कम मैजिकल एनर्जी है। और यही सोचते हुए वो कहता है, यानी कि मैजिकल एनर्जी बिल्कुल किसी गेम के एमपी की तरह होगी, आप जितनी चाहे कोशिश कर लो आप एमपी नहीं बढ़ा सकते। इसका मतलब मेरा तो डेड एंड आ गया। अरे नहीं, इतनी दूर आने के बाद मैं हार नहीं मान सकता। उन ट्राउट मछलियों की बॉडी में से वो लाइट बॉल्स निकल रही थी, और तभी शियोन को एक आइडिया आता है। वो मैजिकली चार्ज स्टेट में आकर अपनी पूरी मैजिकल एनर्जी को अपने हाथ में लाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी उसके लिए ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। वो समझ चुका है कि अगर उसे मैजिक का यूज करना है तब उसे लॉजिक और इमोशन को मिक्स करना होगा। जिसके बाद वो एक और चीज ट्राई करता है। वो सोचता है कि अगर मैजिकल एनर्जी मेरे राइट हैंड में इकट्ठा हो गई तब वो कितना खुश होगा, और उसी इमोशन को फील करते हुए इस बार शियोन के राइट हैंड में काफी मैजिकल एनर्जी इकट्ठा हो जाती है, और थोड़ी ही देर में वो मैजिकल पावर एक लाइट बॉल बन जाती है। और ये देख शियोन बहुत ज्यादा खुश होता है, मेरा दायां हाथ चमक रहा है। और उसके बाद वो उस लाइट बॉल के साथ दीवार में मुक्का मारता है, लेकिन इससे बेचारे को चोट आ जाती है। मुझे लग रहा था कि मैं उस लाइट बॉल से अटैक कर पाऊंगा, लेकिन वो तो एक मामूली लाइट बॉल थी। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार मैं एक लाइट बॉल बनाने में कामयाब हो गया। हाँ तो दोस्तों, मैजिकल एनर्जी को चार्ज्ड स्टेट में एक ही स्पेसिफिक जगह पर इकट्ठा करने की टेक्निक को कहते हैं गैदर्ड मैजिक। और अब शियोन कहता है, मैं इसी तरह प्रैक्टिस करता रहूंगा जब तक मैं बेहोश ना हो जाऊं। अगले सीन में हम देखते हैं कि शियोन के पिता इन तीनों को फाइटिंग ट्रेनिंग देने वाले हैं, लेकिन बेचारा शियोन तो काफी थका हुआ लगता है। और इस ट्रेनिंग में शियोन और रोज आज से ही शामिल हुए हैं। यहाँ शियोन के पिता कहते हैं, तुम सभी को फोकस के साथ ट्रेनिंग करनी होगी, क्योंकि ये लकड़ी की तलवार भी लोगों को मारने की ताकत रखती है। लेकिन तभी शियोन कहता है, मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं, इसीलिए मैं तलवारबाजी नहीं सीखना चाहता। लेकिन उसके पिता कहते हैं, तलवारबाजी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। भले ही तुम इंसानों से ना लड़ो, लेकिन टाउन के बाहर चारों ओर खतरनाक मॉन्स्टर्स फैले हुए हैं। रोज तलवारबाजी इसीलिए सीख रही है ताकि वो जरूरत के वक्त अपनी हिफाजत कर पाए। इसीलिए मैरी शियोन से कहती है, तुम्हें भी ये करना होगा। बेचारा शियोन, वो तो गैदरिंग मैजिक करना चाहता था। थोड़ी ही देर प्रैक्टिस करने के बाद शियोन काफी थक जाता है। उसके पिता कहते हैं, मुझे लगा नहीं था कि तुम तलवारबाजी में इतने बुरे होगे, और रोज तुम में काफी पोटेंशियल है। अगर तुम इसी तरह से ट्रेनिंग करती रही तो तुम एक माहिर तलवारबाज बन जाओगी। और मैरी, मैं देखना चाहता हूँ तुमने कितनी ग्रोथ की है। हम देखते हैं दोस्तों, मैरी यहाँ अपने पिता से मुकाबला करने के लिए तैयार थी। ये दोनों बैठकर देख रहे हैं, जिसके बाद मैरी अपने पिता की ओर आगे बढ़ती है सामने से हमला करने के लिए। उसके पिता अपनी तलवार लगा लेते हैं उसके हमले को रोकने के लिए, लेकिन ऐसे ही तेज रफ्तार में आते हुए मैरी अपनी स्वॉर्ड की डायरेक्शन नीचे कर लेती है। लेकिन उसके पिता भी बहुत होशियार थे, वो तुरंत ही कूदकर मैरी के हमले से बच जाते हैं और मैरी हार जाती है। और फिर उसके पिता कहते हैं, तुम्हारी मूवमेंट्स पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम में बहुत ज्यादा सुधार आया है। ऐसे ही ट्रेनिंग करती रहो और कुछ ही सालों में तुम बहुत होनहार तलवारबाज बन जाओगी। मैरी मुस्कुराकर कहती है, हाँ मैं अपना बेस्ट करूंगी। अगले सीन में हम शियोन को उसके कमरे में देखते हैं। उसकी बॉडी ग्लो कर रही थी। वो फिर से
यहाँ लाइट बॉल क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन भैया इस बार कुछ नहीं होता। बेचारे को समझ नहीं आता कि आखिर उससे गलती कहाँ हो रही है। और हमें पता चलता है मैजिकली चार्ज स्टेट को दिन में बस कुछ बार कुछ पलों के लिए ही एक्टिवेट कर पाता था, लेकिन अब वो ऐसा 20 मिनट के लिए करने लगा है। लेकिन कुछ भी वैसा नहीं हो रहा जैसा मैं सोच रहा था। मुझे हर एक चीज फिर से अच्छे से सोचनी होगी। लेकिन तभी उसके कमरे में उसके पिता आते हैं। शियोन पूछता है क्या हुआ। उसके पिता कहते हैं मैं ईस्ट्रिया जाने के बारे में सोच रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ईस्ट्रिया ईटियन रीजियन में एक टाउन है और ये टाउन शियोन के घर के काफी नजदीक है। और अब शियोन कहता है कि हाँ मैं आपके साथ चलूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों टाउन में बस एंटर करने ही वाले हैं। शियोन के साथ उसकी माँ और उसकी बहन भी होते हैं। टाउन में आने के बाद सबसे पहले ये लोग शॉपिंग करेंगे और उसके बाद घर जाने से पहले स्मिथी के पास जाएंगे और वो शियोन और मैरी से कहते हैं तुम दोनों हमारे साथ ही रहना। बेचारा शियोन सोच रहा था कि उसे अच्छे से टाउन घूमने का मौका मिल जाएगा, लेकिन शायद अभी उसकी इतनी उम्र नहीं हुई। जिसके बाद ये चारों आगे बढ़ने लगते हैं और हम देखते हैं कि शॉपिंग के दौरान शियोन सब कुछ अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। और फिर शॉपिंग करने के बाद शियोन के माता पिता एक शॉप में चले जाते हैं और ये दोनों उस दुकान के बाहर होते हैं। और तभी शियोन देखता है कि मैरी हंस रही है। वो पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती है कुछ नहीं। जिसके बाद इन दोनों के पेरेंट्स बाहर आते हैं और अब इनकी शॉपिंग पूरी हो चुकी है और अब ये लोग जाएंगे स्मिथी के पास। जिसके बाद ये चारों आते हैं एक ब्लैक स्मिथ की शॉप पर। शियोन के पिता को देख ये ब्लैक स्मिथ कहता है ओह तो तुम आए हो गावेन। वो कहते हैं यार मैं तुम्हारा इतना अच्छा कस्टमर हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, ये सही नहीं है ग्रास्ट। वो कहता है हाँ वैसे तुम यहाँ अपना सामान लेने आए हो है ना, मैंने तुम्हारे लिए टॉप क्वालिटी की चीज बनाई है। और इसके बाद ये महाशय इन सभी को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मेरा नाम ग्रास्ट है और बच्चों मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ। ये दोनों बच्चे भी अपने अपने नाम बताते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैरी को उसकी तलवार मिल जाती है और इस तलवार को पाकर मैरी बहुत ज्यादा खुश होती है। वो इस तलवार को बाहर निकालती है। तलवार बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। अब शाम के वक्त हम इन सभी को घर की ओर जाते हुए देखते हैं। यहाँ मैरी कहती है शियोन तुम्हें तो कुछ मिला ही नहीं, सिर्फ मुझे मिला, मुझे बुरा लग रहा है। शियोन कहता है आपका बर्थडे आने वाला है, ये आपका बर्थडे गिफ्ट है और इसके अलावा मुझे तलवारों में इतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। मैरी कहती है कि शियोन तुम्हें थोड़ा बहुत अपने लिए सेल्फिश होना चाहिए। वो कहता है हाँ मैं काफी सेल्फिश हूँ, मैं अक्सर आपसे मदद मांगता रहता हूँ। मैरी मुंह फुलाकर कहती है मैं ये नहीं बोल रही। लेकिन तभी शियोन की नजर एक दुकान पर जाती है और वो अपने पिता से उस दुकान के बारे में पूछता है। उस दुकान को देखने के बाद शियोन के पिता कहते हैं तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अभी इसके लिए बहुत छोटे हो। शियोन कहता है ठीक है, लेकिन शियोन समझ चुका था कि वो दुकान किस चीज की है। उस दुकान में वो लोग फेरीज को बेच रहे हैं, वो हैं फेरी सेलर। और दोस्तों यहीं पर ये एपिसोड 2 एंड होता है। सो क्या लगता है क्या शियोन कभी मैजिक का इस्तेमाल करना सीख पाएगा? कमेंट में जरूर बताना और ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा ये भी बताना। साथ ही चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर देना। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड चैनल का लिंक है, उसे सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लो। और चाहो तो मेरे चैनल की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड इन द एंड सायोनारा।